नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु सेविंग स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जी हां, और एक मुश्त रकम अगर लमसम मनी आप लगाना चाहते हैं तो क्या है बेस्ट ऑप्शन, आपके पास कहां लगाएं इस पैसे को, और सबसे ज्यादा रिटर्न वाले फंड्स कौन से हो सकते हैं। तो आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर इस मेल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और एसएमएस भी कीजिए। सेव हमारा कोड है और उसके बाद सवाल लिखिए 57575 पर, आप इसे भेज दीजिए। तो आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक दर्शक ने मेल के जरिए ये सवाल हमसे पूछे। आशुतोष भागवत इनका नाम है, उम्र इन्होंने 34 साल बताई है और जो इनकी सैलरी है वो 80,000 पर मंथ है। अब इनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है 2025 तक का, और मंथली एक्सपेंसेस भी उन्होंने बताए हैं अपने इस सवाल में। 50,000 तक का उनका महीने का एक खर्च होता है और मंथली सेविंग जो है उनकी 10,000 है। मंथली एसआईपी जो उन्होंने लिया हुआ है उसमें उनका 20,000 तक जाता है, और करंट इन्वेस्टमेंट जो उनकी है एसआईपी के जरिए वो भी उन्होंने बताई है। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ जिसमें 5,000 वो देते हैं। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड है जिसमें 5,000 रुपए ये देते हैं, और एसबीआई बैलेंस फंड भी है जिसमें 10,000 रुपए इनका जाता है। अब उनका पोर्टफोलियो किस तरीके का है, क्या वो सही है अपना डिजायर्ड टारगेट अचीव करने के लिए, ये इनका सवाल है। फिरोज, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो है काफी स्क्यूड है। एक फंड हाउस में जैसे इनके पूरे 20,000 रुपए की जो एसआईपी चल रही है, ये काफी हेल्दी अमाउंट है एसआईपी की। और इनसे इनका लक्ष्य जरूर पूरा हो सकता है 2025 तक। शायद ना पूरा हो, बट इनको थोड़ा एवरी ईयर इंक्रीज करना पड़ेगा 10 से 12% अपनी एसआईपी अमाउंट को, तो इनका लक्ष्य 14% की रिटर्न पे पूरा हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने जो तीनों फंड खरीदे हैं वो तीनों एक ही फंड हाउस के हैं। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी होगी। एक ही फंड हाउस में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होगी। इसको डिवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 फंड हाउसेस रखना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि इन्होंने लार्जर पोर्शन बैलेंस्ड फंड में डाला है। मेरे हिसाब से बैलेंस्ड फंड्स जो है ना करके अगर एक डेट फंड और एक इक्विटी फंड लें तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा और अपलिफ्ट हो सकता है। तो बैलेंस फंड्स को इनको एग्जिट करना चाहिए। एसबीआई मिड कैप को जारी रखना चाहिए। एसबीआई ब्लू चिप को भी शायद वो जारी रखें तो नुकसान नहीं होगा। लार्ज कैप फंड कैटेगरी में बिरला फ्रंट लाइन एक अच्छा फंड है, उसमें जरूर डिवर्सिफाई कर सकते हैं। और मिड कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड भी देख सकते हैं। बट बैलेंस फंड को एग्जिट करें, एक डेट फंड खरीदें और एक इक्विटी फंड खरीदें, तो इनका लक्ष्य जरूर पूरा हो सकता है मेरे हिसाब से। शिल्पा, फिरोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जहां बैलेंस और डेट फंड का आपने जिक्र किया है, तो इनमें से किस तरीके से डिसाइड किया जाए कि कौन सा फंड ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए, अब क्या है कि अगर अमाउंट बहुत छोटी हो, 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, तो उसको आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे एक डेट फंड में और इक्विटी फंड में। तो बैलेंस फंड डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि ये 10,000 रुपए डाल रहे हैं बैलेंस फंड में, तो इसको स्प्लिट करके एक इक्विटी और डेट फंड लें तो बेहतर होता है। क्योंकि बैलेंस फंड्स फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव अच्छे रहते हैं, बट उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस रिस्क ज्यादा रहता है और रिटर्न कम रहता है। तो ऑलवेज बाय अ डेट फंड एंड एन इक्विटी फंड कॉम्बिनेशन देन अ बैलेंस्ड फंड, unless the amount is too small। जी, आशुतोष, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थोड़ा बहुत आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत है, जैसा कि मार्केट में चूंकि तेजी का दौर है तो डेट हिस्से की वजह से बैलेंस फंड अंडर परफॉर्म जरूर करेंगे, और बाकी किन किन फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए ये भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी है। बहरहाल, एक और कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, रंजीत पनिगड़ी, और 30 साल उनकी उम्र है, 5 लाख उन्होंने अपनी सैलरी बताई है। अब उनका सवाल क्या, उन्हीं से जानते हैं। जी रंजीत, क्या जानना चाहते हैं आप? रंजीत, हम गुजारिश करेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और तब अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी उम्र अब 30 साल की है। रंजीत, गुजारिश है कि टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। हाँ जी, मैंने कम कर दिया है। जी जी, बताइए। 30 साल है
और मेरा ये लक्ष्य है कि 2025 तक मुझे 1 करोड़ की सम वैल्यू जमा करनी है। तो उसके लिए मैं कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूँ? तो कौन कौन से फंड्स में अभी आपने किसी में निवेश किया हुआ है? अभी आपका पोर्टफोलियो क्या है? आज अभी मैं एमएफ और एलआईसी में निवेश कर रहा हूँ। 84,000 सालाना मेरा निवेश है। इसमें मैं अभी एसआईपी कर रहा हूँ, एक 5,000 की और एक 2,000 की, और एलआईसी है मेरी 3,000 की जो मंथली करती है। जी फिरोज, इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? 1 करोड़ 2026 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है और अभी इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है ये भी इन्होंने बताई है। रंजीत, आपको क्या करना है कि आपको अपना जो गोल 2026 का रखा है वो थोड़ा स्ट्रेच्ड लगता है मेरे हिसाब से। तो इसकी जो टाइम फ्रेम्स हैं आपको थोड़ी सी मार्जिनली बढ़ानी चाहिए। 10 साल 11 साल ना रख के 15 साल तक की अगर आप टाइम फ्रेम्स बढ़ाएं तो डेफिनेटली ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। जो आपकी करंट एसआईपी अमाउंट्स हैं, जैसे आपने कहा 5,000 और 2,000 म्यूचुअल फंड में डालते हैं और 3,000 रुपए एलआईसी में हर महीना डालते हैं, तो ये 7,000 रुपए जो है इसको आपको मंथली ईयरली एटलीस्ट इसकी जो ये है आप 7,000 रुपीज का इजाफा करते जाएं। जैसे आपकी आय बढ़े और आपकी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़े तो इसको हर साल 10% से बढ़ाते जाइए एसआईपी, और 15 साल के टाइम फ्रेम में आपका लक्ष्य जो है 1 करोड़ का जरूर पूरा हो सकता है। ये पॉजिटिव न्यूज है। टाइम फ्रेम्स थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और जो निवेश है उसको साल दर साल 10% से बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका ये लक्ष्य जरूर पूरा हो सकता है 14% 13% की रिटर्न के द्वारा। अब रहा सवाल कौन से स्कीम्स में आपको निवेश करना चाहिए। मेरे हिसाब से मिराय इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो है एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखता है अगले 3-4 साल के लिए। तो आपको 3 साल की एसआईपी करके भी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिव्यू भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा वेल पॉइज्ड फंड है। मिड कैप कैटेगरी में एसबीआई मैग्नम मिड कैप एक अच्छा स्कीम रहेगा रंजीत आपके लिए। तो ये 2 फंड्स आप ऐड कर सकते हैं अगर आय बढ़े। आपने आपकी करंट फंड्स की डिटेल्स नहीं दी है, बट इसको रिव्यू कीजिए और ये 2 स्कीम्स डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए और अपनी जैसे आय बढ़े तो अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए और टाइम फ्रेम 15 साल होगा तो जरूर आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए का पूरा हो सकता है। रंजीत, तो थोड़ा बहुत बदलाव आपको पोर्टफोलियो में करना होगा। अपनी जो आपकी सेविंग है वो 10% के लिहाज से आपको बढ़ानी होगी हर साल, और एलआईसी में निवेश से लक्ष्य हासिल करना हालांकि मुश्किल है जैसा कि आपको बताया गया है। तो जो तमाम फंड्स आपको बताए हैं जिसमें मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया गया उसमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं और जो आपका डिजायर्ड लक्ष्य है वो आप जरूर हासिल कर सकेंगे। और एक और कॉलर है हमारे साथ, पंकज लहरिया पुणे से, और उन्होंने अपनी करंट इन्वेस्टमेंट हमें पहले ही लिख के भेज दी थी, लेकिन अभी उनका क्या सवाल है उन्हीं से जानते हैं। जी पंकज, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम। जी पंकज, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैंने टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्ट किया था ईएलएसएस के थ्रू। 17 मंथ्स हो गए हैं तो वो काफी लैगिंग हो जा रहा था, तो उन फंड्स में कंटिन्यू करूं कि नहीं, ये एक क्वेरी था। और आगे रिटायरमेंट फंड के लिए कुछ फंड्स मुझे रिकमेंड किए थे फंड्स इंडिया टीम ने, तो उसका सजेशन चाहिए था, क्या वो करेक्ट है तो मैं गो एड करूं? जी फिरोज, इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? रिटायरमेंट फंड्स के बारे में भी ये जानना चाहते हैं और क्या उनका पोर्टफोलियो करेक्ट है? तो ये पहले तो जो ईएलएसएस स्कीम्स इन्होंने बताया कि जो लगाड हैं, जो पहला सवाल है इनका कि 17 मंथ से ईएलएसएस स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि 17 मंथ्स एक बहुत शॉर्ट स्पैन होता है इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, स्पेशली ईएलएसएस स्कीम जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम 3 ईयर होती है। लास्ट 15-20 महीने से मार्केट ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है, तो ऑफकोर्स उसके नतीजे से ये जो स्कीम्स की परफॉर्मेंसेस हैं वो शायद बहुत ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव ना हो, बट उसको टाइम की जरूरत पड़ेगी और मार्केट की सपोर्ट जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इक्विटी स्कीम्स है। तो इसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। अब मेरे हिसाब से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस का आप लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो ईएलएसएस है वो बहुत अच्छा है और रिलायंस का टैक्स सेवर भी बहुत अच्छा स्कीम है। गुड न्यूज ये है कि दोनों टैक्स सेवर स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, तो इनमें बने रहिए और आगे भी एसआईपी करते जाइए ताकि आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो रेगुलरली होती रहे पूरे साल में, ना कि लास्ट क्वार्टर में। ये बहुत अच्छी चीज की है आपने। और जो आपने 3 फंड्स बताए, जो फंड्स इंडिया ने आपको रेकमेंड किए हैं, ये तीनों स्कीम्स बहुत अच्छी हैं फॉर्चुनेटली। तो ये 3 स्कीम्स डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और विदाउट हेजिटेशन, और इनकी पूर्णों की परफॉर्मेंसेस का ये अंदेशा है कि ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी, जो भी आपने 3 स्कीम्स हमें लिख के भेजी हैं।
तो ये तीनों स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करेंगी और पोर्टफोलियो में आपको एक मिड कैप फंड जरूर जोड़ना होगा जैसा कि आपको सजेस्ट किया गया है। और एसबीआई मैग्नम मिड कैप में निवेश भी आप कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन जरूर है आपके पास। और तीनों फंड्स जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बहुत अच्छा रिटर्न आपको देंगे, पोर्टफोलियो में आप इसे जरूर रख सकते हैं। एक और इस वक्त कॉलर है हमारे साथ, अनिल गर्ग हैं जयपुर से। जी अनिल, आपका क्या सवाल है? तो फिलहाल अनिल ने अपना सवाल मेल के जरिए भी हमसे पूछा है और 27 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई है, मंथली सैलरी है उनकी 60,000, मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए जो वो कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि 10,000 है, करंट इन्वेस्टमेंट है उनकी। अब ऐसा फंड वो जानना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा रिटर्न दे और सबसे अच्छा तरीका क्या है पूरा लमसम मनी अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिरोज इस पर क्या सलाह देंगे? तो मेरे हिसाब से लमसम मनीज जो होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड आपकी जो सेविंग्स है, जो ग्रो होके 5 लाख रुपए हो गई है अनिल जी की, तो उसको थोड़ा बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना जरूरी है। पूरा पैसा इक्विटी में ना लगाएं क्योंकि इक्विटी की जो वॉलेटिलिटीज होती हैं वो शायद कोई टॉलरेट ना कर पाए, इसीलिए 70% इक्विटी में और 30% डेट में रहना बहुत जरूरी है। जो डेट का पोर्शन है वो एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे देगा। तो इक्विटी में 70% एंड 30% इन डेट। 70% इक्विटी के लिए 2 लार्ज कैप स्कीम्स और मिड कैप स्कीम एक होनी चाहिए, 1 या 2। लार्ज कैप कैटेगरी में एसबीआई मैग्नम ब्लू चिप स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। लार्ज कैप कैटेगरी में और एक स्कीम जरूर लेनी चाहिए क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, कोटक सेलेक्ट फोकस एक अच्छी स्कीम है। तो 2 लार्ज कैप स्कीम्स, 2 मिड कैप स्कीम्स में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रेबोको की मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 2 लार्ज कैप फंड्स, 2 मिड कैप फंड्स। और 30% जो बचा है डेट कैटेगरी का उसको डीएसपी ब्लैक रॉक की इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड में, और लास्टली बिरला सन लाइफ मिड कैप मीडियम टर्म फंड, 1-2 डेट स्कीम्स होंगी। तो टोटल 6 फंड में अगर ये पैसा डिवाइड कर दें 17 इक्विटी 13 डेट, तो ये अच्छी तरह से स्टेबल पोर्टफोलियो बनेगा अगले 3-4 साल के लिए। जी फिरोज, यहाँ लमसम मनी की जब बात आती है तो बहुत से लोगों का एक सवाल होता है और दिमाग में उनके यही होता है कि अगर जब वो लमसम मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे अच्छा रिटर्न मिले तो एक एफडी की ही स्कीम लोगों को समझ आती है। तो इस पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो 5 से 10 लाख या 15 लाख तक अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या बेटर ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं? देखिए, अगर लमसम पैसा है और आपके पास टाइम है और आपका जो गोल है वो काफी दूर है, तो इक्विटी एक मैंडेटरी एसेट क्लास हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, और हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो काफी रैपिडली ग्रो हो चुका है। ऑफ कोर्स जो ये सीपीआई जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो काफी लो होता जा रहा है, बट अमूमन इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो इक्विटी का सहारा लेना लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली रिस्क को मिटिगेट करने के चक्कर में अगर आपकी वैल्यू जो परचेजिंग पावर है वो कम ना हो जाए, ये देखना एक प्रूडेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होगी। इसीलिए लमसम भले ही 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख हो, अगर आपके पास 3 साल से 5 साल तक ये अवधि है, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स हैं, तो एटलीस्ट 50% इक्विटी में जरूर डालें, क्योंकि आज की सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स उसकी परफॉर्मेंसेस डेट से दुगनी होने की संभावना है। और किसी भी इन्वेस्टर को इस बूम का महरूम नहीं होना चाहिए, इस बूम से, और उसको यूटिलाइज जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से शिल्पा, एंड कैपिटलाइज ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। 50% एटलीस्ट इक्विटी में होना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट्स का। फिरोज, ये बताइए, जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या रिस्क फैक्टर के बारे में सोचना चाहिए? कितना रिस्क फैक्टर उसमें हो सकता है एसआईपी में? ये सवाल उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन एसआईपी के बारे में शायद उन्हें इतनी ज्यादा समझ नहीं है। करेक्ट। जो एसआईपी की जो रिस्क है, ऑफ कोर्स मार्केट रिस्क बहुत रहती है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट गिर जाए तो आपकी जो कैपिटल है उसमें भी इरोजन हो सकता है, वो कैपिटल भी घट सकती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क, जैसे शिल्पा आपने कहा, कि ये समझना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो पैनिक करके अपनी एसआईपी